नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 31 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए अभी हाल ही में 20 जुलाई 2024 को रीजनल इन्वेस्टर समिट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जबलपुर में किया गया। और कब किया? 20 जुलाई को किया गया। तो देखिए जबलपुर की रीजनल इन्वेस्टर समिट में छोटे बड़े उद्योगों ने 23,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है और यह पैसा डिफेंस, रिसर्च, गारमेंट, सीमेंट, फार्मा और अन्य सेक्टरों में लगेगा। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 30 उद्योगपतियों व निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा की। साथ ही कहा है कि मध्य प्रदेश गन से लेकर टैंक तक बनाने के सफर पर है और मध्य प्रदेश में खनिज का भंडार है। उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश का नंबर है और यहाँ हीरे मिलते हैं, लेकिन इन्हें अब मध्य प्रदेश में ही तराशने का काम भी शुरू होगा। और देखिए समिट में 1500 छोटे निवेशकों ने भी 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। समिट में 15 राज्यों के निवेशकों के साथ ताइवान, फिजी, मलेशिया, यूके, कोस्टारिका और इंडोनेशिया से 4,000 प्रतिनिधि पहुंचे थे। और देखिए जबलपुर में सेना के टैंक बनेंगे। तो वाहन निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड और एवीएनएल के बीच जबलपुर में 600 करोड़ रुपए के निवेश का करार हुआ है। और अब तक जबलपुर में गन व तोप का निर्माण होता था, अब यहाँ सेना के लिए टैंक बनेंगे। और भोपाल में वॉल्वो जो है वो वाहन बनाएगी। तो कमर्शियल वाहन के क्षेत्र में वॉल्वो ने भोपाल में 1500 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। इंदौर में एसआरएफ के सीएमडी आशीष भारतराम ने फार्मा सेक्टर में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा दिया है। इंदौर में रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। तो देखिए हिडलबर्ग सीमेंट के सीईओ जयदीप मुखर्जी ने सीएसआर गतिविधियों को बढ़ाने के साथ 1500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। बनेंगे भोपाल में वॉल्वो जो है वो वाहन बनाएगी। तो कमर्शियल वाहन के क्षेत्र में वॉल्वो ने भोपाल में 1500 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। इंदौर में एसआरएफ के सीएमडी आशीष भारतराम ने फार्मा सेक्टर में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा दिया है। और इंदौर में रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। तो देखिए हिडलबर्ग सीमेंट के सीईओ जयदीप मुखर्जी ने सीएसआर गतिविधियों को बढ़ाने के साथ 1500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। देखिए इस इन्वेस्टर समिट में दावा किया गया है कि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 50,000 रोजगार मिलेगा। 29 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया गया है। 38 का भूमि पूजन हुआ है और इनसे 1530 करोड़ रुपए निवेश और 4,560 को रोजगार मिलेगा। और 265 औद्योगिक इकाइयों का 340 एकड़ जमीन के आवंटन का आशय पत्र। इनमें 1800 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की रुबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है निशानेबाजी से यानी शूटिंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग प्लेयर रुबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इनका संबंध है निशानेबाजी से। और ये है रुबीना फ्रांसिस, ये कहाँ से है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, बात करें पेरिस पैरा ओलंपिक की तो ये कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे? 28 अगस्त से लेकर कब तक? 8 सितंबर तक। ठीक है, अभी जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है वो कब से कब तक चल रहा है? ये 27 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेंगे। और अभी तक आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 जुलाई तक हमारे देश ने कितने मेडल जीत चुकी है? 2 मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। इसमें मनु भाकर ने इंडिविजुअल 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और 10 मीटर मिक्स्ड में टीम इवेंट में किसके साथ? सरबजोत सिंह के साथ कौन सा मेडल जीता है? इसमें भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हमारा देश अभी तक 2 मेडल जीत चुका है जो कि ब्रॉन्ज मेडल है। और हमारे मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं? तो 2 खिलाड़ी। कौन कौन? एक तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनका आज मैच भी है 12:30 बजे। एक है हॉकी खिलाड़ी कौन? यह है विवेक सागर प्रसाद। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खरगोन से है, शूटिंग प्लेयर है। और विवेक प्रसाद नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है और ये हॉकी प्लेयर है। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की पिस्टल प्लेयर रुबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उन्हें यह कोटा पिछले 3 साल के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर दिया गया है। वे 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग में उतरेंगी
और यह उनका दूसरा पैरा ओलंपिक होगा। इससे पहले वे टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारतीय दल का हिस्सा थी, तब वे 7वें स्थान पर थी और इस तरह पैरा ओलंपिक में वे मध्य प्रदेश की 5वीं प्लेयर होगी। इससे पहले कयाक प्लेयर प्राची यादव, पूजा ओझा, अमित और जूडो प्लेयर कपिल परमार भी क्वालिफाई किए हुए हैं। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के जो 3 प्लेयर है कौन कौन, एक तो पैरा एथलीट गजेंद्र सिंह, ये डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक पैरा खिलाड़ी रजनीश झा, ये भी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है। और एक कौन है, तो यह शालिनी चौधरी, ये भी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है। तो अब ये पैरा ओलंपिक नहीं खेल पाएगी, इन खिलाड़ियों के खेलने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और देखिए भी हाल ही में मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की बायर सेलर मीट का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की बायर सेलर मीट का जो आयोजन है ये भोपाल में किया गया है। तो देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या है, उद्यानिकी विभाग में संचालित PMFME योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों में निर्मित प्रसंस्कृत उत्पादों तथा विशिष्ट उद्यानिकी उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है और बायर एवं सेलर को साझा मंच उपलब्ध कराना भी है। कृषकों तथा युवा कृषक उद्यमियों को उद्यानिकी फसल उत्पादन एवं प्रसंस्करण की उन्नत तकनीकों, प्रसंस्करण क्षेत्र में संभावना, बाजार, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता आदि के विषय में मार्गदर्शन एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना है। खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की बायर सेलर मीट के अवसर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 881 हितग्राहियों को 28 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का वितरण भी किया है। उसने हमारा देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2022-23 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये विवेकानंद निडम ग्वालियर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विवेकानंद निडम को हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया जाएगा। और देखिए राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2022-23 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये विवेकानंद निडम ग्वालियर को। ठीक है, 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। जोधपुर कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में। और 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान, ये कहाँ पर है, ये उस्नामाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, और 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये अखिल विश्व गायत्री परिवार को। ये कहाँ है, हरिद्वार उत्तराखंड में है। सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की, तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसमें पुरस्कार राशि 20 लाख रुपए दी जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो ये राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान ही है। गांधी विचार दर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई और प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए किसी भी संस्थान को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2021-22 का ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को दिया गया था, 2020-21 का भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को दिया गया था और 2019-20 का अखिल विश्व गायत्री परिवार को दिया गया था। ठीक है, और देखिए बात करें हम 2022-23 का किसे मिला है, तो ये विवेकानंद निडम को। विवेकानंद निडम ग्वालियर की स्थापना वर्ष 1982 में ग्वालियर के कुछ प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के नैतिक मूल्यों और आचार विचार से प्रेरित यह प्रतिष्ठित केंद्र न केवल ग्वालियर में बल्कि ग्वालियर के बाहर भी प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ध्यान और आध्यात्मिक पहलुओं के प्रमुख क्षेत्रों में योगदान दे रहा है। विवेकानंद निडम ग्वालियर का मुख्य उद्देश्य लोगों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना है और इसी शुभ उद्देश्य से वर्ष 1995 में शानदार, शांतिपूर्ण और सुंदर प्राकृतिक वातावरण के बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर इसकी स्थापना की गई थी। यह ग्वालियर का एक प्रसिद्ध स्थान है और इसका मनमोहक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदूषण और तनाव से मुक्त है, जो उन लोगों को आकर्षित करता है जो आध्यात्मिक और मानसिक शांति की तलाश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये रामदरस मिश्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रामदरस मिश्र जो कि न्यू दिल्ली से है, इनको राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, इनको राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था, ये हटा से है और हटा कहाँ पर है, दमोह में है। श्री मनोज श्रीवास्तव जी, ये भोपाल से है, इनको राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर विनय राजाराम जी की बात करें तो ये कहाँ से है, ये भी भोपाल से है, इनको राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था। ठीक है,
तो देखिए बात करें हम राष्ट्रीय कबीर सम्मान की, तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और राष्ट्रीय कबीर सम्मान भारतीय भाषाओं में लिखी गई कविता के लिए दिया जाता है। इसमें 2021 का किसे मिला था? डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को, जो कि हटा से है और हटा दमोह में है। 2020 का श्री मनोज श्रीवास्तव को, ये भोपाल से है। और 2019 का विनय राजाराम को, ये कहाँ से है? ये भी भोपाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नीति आयोग ने 2023-24 के लिए अपना नवीनतम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो फ्रंट रनर स्टेट पे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? फ्रंट रनर स्टेट। देखिए टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो इसमें 2 राज्य रहे हैं। कौन कौन से? एक तो केरला और एक है उत्तराखंड। ठीक है, ये 2 जो राज्य है ये टॉप परफॉर्मेंस में रहे हैं। लोवेस्ट की बात करें तो इसमें भी 2 राज्य है। कौन कौन से? एक तो बिहार और एक झारखंड, ये लोवेस्ट परफॉर्मर में रहे हैं। और बाकी जो बचे 32 राज्य और यूनियन टेरिटरी है, इनको फ्रंट रनर स्टेट में रैंकिंग दी गई है। देखिए जो नीति आयोग है इसने अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो भारत सूचकांक जारी किया है, ये इसका कौन सा संस्करण है? तो 4th संस्करण है। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश के प्रमुख उपकरण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 का 4था संस्करण जारी किया है। और देखिए जो SDG इंडिया इंडेक्स है ये प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। देखिए वैसे तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कितने हैं? 17 है। ठीक है, लेकिन जो नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी करता है इसमें 16 की ही रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, तो एक कौन सा इंडेक्स है जिसकी रैंकिंग जारी नहीं की जाती है? एक कौन सा गोल है जिसकी रैंकिंग जारी नहीं की जाती है? ये 14वां गोल जो है। ठीक है, कौन सा है ये? लाइफ बिलो वाटर। इसके अंक के लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है लाइफ बिलो वाटर। और देखिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो पहला कौन सा है? नो पुअर्टी। फिर इसके बाद है 0 हंगर। और तीसरा कौन सा है? गुड हेल्थ एंड वेल बींग। 14 कौन सा है? क्वालिटी एजुकेशन। और 5वां है जेंडर इक्वेलिटी। 6वां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7वां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और 8वां कौन सा है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और 9वां कौन सा है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज। ठीक है, और 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। और 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। क्लाइमेट एक्शन 13वां है। और 14वां पर कौन सा है? लाइफ बिलो वाटर। 15वां पर लाइफ ऑन लैंड। 16वां पर है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 17वां पर कौन सा है? पार्टनरशिप फॉर द गोल। ठीक है, तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और जो SDG इंडिया इंडेक्स है इसके समग्र अंक की गणना जो है ये लक्ष्य 14 को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह केवल 9 तटीय राज्यों से संबंधित है। ठीक है, और ये स्कोर जो है वो 0 से 100 के बीच होते हैं। और यदि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है तो यह दर्शाता है कि उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को उनके SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगर वो 0 से 49 के बीच अगर अंक प्राप्त करते हैं तो एस्पिरेंट में आते हैं। 50 से 64 के बीच अगर अंक प्राप्त करते हैं तो परफॉर्मर में आते हैं। और 65 से 99 के बीच अंक प्राप्त करते हैं तो फ्रंट रनर में आते हैं। और जिसने 100 अंक प्राप्त कर लिए वो अचीवर की श्रेणी में आ जाता है। और देखिए भारत का समग्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्कोर कितना है? तो ये 71 हो गया है। 2020-21 में 66 था। 2018 में कितना था? ये 57 था। सभी राज्यों ने समग्र स्कोर में सुधार दिखाया है। और प्रगति मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्यवाही में लक्षित सरकारी हस्तक्षेपों से प्रेरित है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों की बात करें तो इसमें केरल और उत्तराखंड है। इन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 79 अंक प्राप्त किए हैं। और सबसे कम प्रदर्शन किसने किया है? तो ये बिहार ने किया है, 57 अंकों के साथ सबसे पीछे रहा है। उसके बाद झारखंड जो है ये 62 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। और अग्रणी राज्यों की बात करें तो इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य। ठीक है, 32 राज्य शामिल है इसमें।
और देखिए इसमें हम समग्र भारत का स्कोर देखें तो सबसे ज्यादा जो स्कोर किया है हमारे इंडिया ने वो किसमें किया है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये हमारा, तो ये 7वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, इसमें हमने 96 अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 89। ठीक है, और इसके बाद हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 83। ठीक है, और ये कौन सा गोल है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो कुल मिलाकर हमारा जो स्कोर रहा है वो कितना रहा है, 71, ये याद रखिएगा। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश का स्कोर कितना रहा है, 67 रहा है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये 67 यानी 67 अंक प्राप्त किए हैं। और सबसे ज्यादा जो है हमारे मध्य प्रदेश ने किसमें अंक प्राप्त किए हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, 12वां है। 12वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने 92 अंक प्राप्त किए। ओवरऑल हमारे मध्य प्रदेश ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 67। सबसे कम जो अंक प्राप्त किए हमारे मध्य प्रदेश ने वो किस में की है, तो वो की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 में। ठीक है, ये कौन सा है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें मात्र 39 अंक प्राप्त किए हमारे मध्य प्रदेश ने। और ये सभी स्टेट की रैंकिंग है, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने 67 अंक प्राप्त किए हैं। ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तराखंड ने, उसके बाद केरला ने, तमिलनाडु ने, उसके बाद गोवा ने। सबसे नीचे कौन सा है, तो ये है कौन सा है, बिहार के ऊपर है झारखंड 62 के साथ, और उसके ऊपर है नागालैंड 63 के साथ। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ सबसे ऊपर है 77 में, और सबसे नीचे कौन सा है, लद्दाख है। देखिए इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पूछा था ये एमपीपीएससी 2024 में पूछा गया था, विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये की गई थी उज्जैन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है वो उज्जैन में स्थापित की गई है। देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया है, 21 मार्च 2014, 15 मार्च 2050, 1 जनवरी 2015, 11 जनवरी 2016। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर मैं आपको 1-2 दिन में जून और जुलाई की जो पीडीएफ है मध्य प्रदेश करंट अफेयर की वो शेयर कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।